सच बताइए, आपने नाउन, प्रोनाउन, टेंस सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब आप बोलने जाते हैं तो आप अटक जाते हैं। आप सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, आप हकलाने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो जीरो हो जाता है। कभी सब्जेक्ट भूल जाते हैं तो कभी ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? ग्रामर को पढ़ते 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 आपको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है और आप सोचते हैं पता है क्या, कि शायद अब मुझसे अंग्रेजी नहीं हो पाएगी, शायद अब मुझको इंग्लिश कभी भी समझ में नहीं आएगी, कभी भी मेरे ग्रामर पल्ले पड़ेगा ही नहीं। आप ये अंदर बैठा लेते हैं, आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? होने लगता है, क्योंकि किताब तो आपने पूरी की पूरी पढ़ ली, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी आपके माइंड में क्लियर हुआ ही नहीं, तो डाउट तो आएगा ही ना। सच बताऊं, मैं भी बिल्कुल यही काम करता था। मैं भी नाउन के डेफिनेशन को रट्टा मारता था, मैं भी टेंस को रट्टा मारता था, मैं भी ग्रामर्स के हर रूल्स को रटने की कोशिश करता था। और आप ही की तरह जब भी मैं बोलने जाता था ना तो अटक जाता था, हकलाने लगता था, मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ग्रामर तो नहीं है, तो फिर क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब ग्रामर नहीं है तो प्रॉब्लम है क्या? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना कि ग्रामर की शुरुआत को समझे बिना, फिर से इस लाइन को दोहराता हूं, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे सारा खेल होता है। ग्रामर की शुरुआत को समझे बिना ग्रामर को पढ़ना, ग्रामर की शुरुआत को समझे बिना ग्रामर को पढ़ना, यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। और जिस दिन ये बात मुझे समझ में आ गई, जिस दिन ये मुझे क्लियर हो गया कि ग्रामर की शुरुआत को समझे बिना अगर आपने ग्रामर को पढ़ना शुरू कर दिया तो ब्लंडर यहीं पे हो गया। और ये बात जिस दिन मुझे समझ में आनी शुरू हो गई, जिस दिन मैं समझ गया, तो मुझे लगा कि अब तो मैं समझ सकता हूं तो दुनिया का हर इंसान समझ सकता है। जब मैं समझ सकता हूं तो दुनिया का हर इंसान समझ सकता है। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि आई कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मैं किसी के भी सामने कहीं पे भी इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आप भी बोल सकते हैं। और मैं इंग्लिश बोलता ही नहीं हूं, मैं लोगों को इंग्लिश सिखाता भी हूं। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो के बाद मैं आपसे एक बहुत बड़ी प्रॉमिस करने जा रहा हूं कि आज की इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे पता है? आपको ग्रामर समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश ईजी लगेगा आज की इस वीडियो के बाद से। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको रट्टा मारना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कोई रूल्स बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, कोई शॉर्टकट बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको ग्रामर की जड़ को सिखाऊंगा, मैं आपकी इंग्लिश की जड़ को मजबूत करूंगा, जिससे आज की इस वीडियो के बाद आपको ग्रामर भी ईजी लगेगा, आपको इंग्लिश बोलना भी ईजी लगेगा, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक झलकने लगेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज गेन हो गई है। जो मिथ्स आपके दिमाग में बैठे हुए थे वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ग्रामर की बिल्कुल जड़ से, ठीक है? इसमें कोई भी हम टेंस, आपको कोई नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ाने वाले नहीं है, हम आपको बिल्कुल जड़ से शुरुआत करेंगे, जिससे क्या है कि आपको ग्रामर और इंग्लिश ईजी लगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखिए जिसको हमको पढ़ के समझना पड़ेगा। ये लाइन मैंने इंग्लिश में लिखवाई है, आपको भी इंग्लिश में लिखना है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। इंग्लिश में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपका जो रिटेन फॉर्म है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको दोनों चीज़ ठीक करना है, आपको अपनी स्पीकिंग भी बेहतर करनी है और आपको अपना रिटेन फॉर्म भी आपको अच्छा करना है, ताकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर पाए, या आपको कहीं पे लिखना हो तो आप लिख पाए, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इसेंशियल मतलब क्या होता है, जरूरी, और थिंग मीन्स क्या होता है, कुछ भी सामान, कुछ भी चीज जो हो वो। फॉर मीन्स क्या होता है, काके की, और बीइंग मतलब होता है होना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए एकदम आसान। देखिए, अच्छा, हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, पीछे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को आप आसानी से उसकी हिंदी बना सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए, ठीक है,
सबसे जरूरी चीज क्या है। व्हाट मीन्स क्या, और आर मीन्स क्या होता है, हैं। आर मीन्स क्या होता है, हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ठीक है, सबसे जरूरी चीज क्या है। तो अब हमको ये चीज समझ में आ गया कि भाई किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, यानी कि इंग्लिश में सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। और यहीं से आप यकीन मेरा मानिए कि अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो बेजोर हो जाएगा, धमाकेदार हो जाएगा। तो अब जब इतनी बात मुझे समझ में आ गई तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अब इरेज करते हैं, देन आफ्टर फिर हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक टॉपिक बना दिया है। तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ठीक है भाई, हमने ये तो देख लिया कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। तो अब हमको ये देखना है कि एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ होता है ताकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए जिसका नाम होता है नाउन, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए, सबसे पहली चीज आपको चाहिए नाउन। अब आपको मैं अभी पूरा नाउन तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि आज के बाद से कभी भी आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, और जो भी आप लोग पढ़ते हैं वो सब चीजें नहीं पढ़नी है। सीधा मैं आपको बताता हूं कि आपने किसी भी चीज का नाम लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी आप लोग व्हाइट बोर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, जिस मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम क्या है, राहुल है, ठीक है। आप मुझे देख रहे हैं, तो जिस चीज को क्या है कि आप लोग देखते हैं, ठीक है, जिस चीज को आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा लाइट हम ठीक कर लेते हैं। तो एक ही वर्ड बोलता हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, यानी कि सब कुछ इस दुनिया में क्या है, नाउन ही है। नाउन के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी कि हम जिसको भी देख सकते हैं, जिसका भी नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, ठीक है। जो भी साउंड, जैसे साउंड आपने देखा, आपने किसी चीज को महसूस किया, और जो कुछ भी आपने महसूस किया, जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी सुना आपने, और किसी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन गई, वो सब कुछ नाउन है। इसका मतलब एवरीथिंग क्या है, सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। ये एकदम ध्यान से रखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नाउन को देखा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे लिखा, क्या चीज़ लिखा, आपने लिख दिया यहाँ पे मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मार्कर, ठीक है, मार्कर। और अब हम यहाँ पे किसी का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम अपना नाम ले लेते हैं, ठीक है। मेरा नाम क्या है, राहुल, ठीक है। मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों को आप देख सकते हैं, आप मार्कर को भी देख सकते हैं और यहाँ पे आपको आप राहुल को भी देख सकते हैं। हम लोग को शुरू से क्या पढ़ाया जाता था कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप मार्कर बोलेंगे तो मार्कर कौन सा काम कर रहा है, मार्कर तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ये गलत चीज़ें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और रटी रटाई चीज़ें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इज, और हमने यहाँ पे लिख दिया गुड, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, गुड। हमने बोला मार्कर इज गुड, राहुल इज गुड, मार्कर अच्छा है और राहुल भी अच्छा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ी चीज आपको बताने वाला हूँ कि जो भी वर्ड, ये दोनों क्या है, एक वर्ड है, और जो वर्ड अपने लिए क्या लेता है, वर्ब लेता है। यानी कि वर्ब से पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो हमेशा नाउन होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। बहुत बड़ी बात आज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जिस वर्ड के पहले, समझिए, मैं आपको आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, फिर से उसको रिपीट करता हूं, ठीक है। समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि यानी कि जिस वर्ड के बाद वर्ब होगा और वर्ब से पहले जो वर्ड होगा वो हमेशा नाउन होगा। यानी कि यहाँ पे मार्कर है और मार्कर के बाद क्या है, एक वर्ब है। इज क्या है, एक वर्ब है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। भाई अभी तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अभी तो ये मेन वर्ब है। अब ये कैसे मेन वर्ब है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जिस वर्ड के बाद अगर वर्ब आता है, या जो ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड हो जो हमेशा अपने नाउन वर्ब लेता हो, तो वो क्या होगा, वो आपका नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्कर ने क्या लिया, इज लिया, तो मार्कर एक क्या है, नाउन है। राहुल ने यहाँ पे अपने लिए क्या लिया, इज लिया, तो यहाँ पे राहुल क्या है, वो नाउन है। हमको यहाँ पे ये मोटा मोटी बात समझ में आ गई कि जिस वर्ड के बाद अगर वर्ब होगा तो वो वर्ड जो है वो क्या होगा, वो नाउन होगा। आई होप कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले पे कि भाई ठीक है, पहला चीज तो हमको नाउन चाहिए, क्या और कुछ भी चाहिए? तो हाँ, और कुछ भी चाहिए। अब हम चलते हैं, एक और टॉपिक बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोनाउन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोनाउन लिखेंगे। तो देखिए, जो कुछ हमको दिखाई देता है वो नाउन होता है, जिसकी इमेज बन जाती है वो नाउन होता है, जो सुनाई देता है, महसूस होता है, वो सब कुछ नाउन होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो इसको एक वर्ड में याद रखिए कि जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो सब कुछ नाउन है। ठीक है, अब जो चीज आपको दिखाई दिया वो तो नाउन है, लेकिन प्रोनाउन क्या है? तो आप बोलेंगे सर, जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है, क्योंकि हम लोगों ने किताब में यही पढ़ा है, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी यही चीजें हैं। ठीक है, तो इसको भूल जाइए। अगर ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा आप इसी प्रॉब्लम से जूझेंगे, कभी भी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, कभी भी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, सो समझिए। ठीक है, कभी भी नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। ये बातें सुनी सुनाई है, लिखी लिखाई है, जो पुराना वर्जन है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है अपने लाइफ में। ठीक है, अप्लाइड इंग्लिश पढ़िए। तो प्रोनाउन, तो जो चीज हमको दिखाई दे, ठीक है, जिसका इमेज बन जाता है वो नाउन होता है, लेकिन जिसका इमेज नहीं बनता है वो प्रोनाउन होता है। अब इसको समझेंगे कैसे? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लेते हैं कि अभी आप किसी रूम में हैं और वो रूम का दरवाजा क्या है? लॉक है। आप किसी रूम में हैं और उस रूम के दरवाजा क्या है? उस रूम का दरवाजा क्या है? लॉक है। अब कोई दरवाजे पे आएगा और नॉक करेगा, यानी कि खटखटाएगा। अब आपको नहीं पता है कि उस दरवाजे पे कौन सा आदमी खड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, राम है, सीता है, या कौन सा आदमी है, आपके पापा है, मम्मी है, बस वो खटखटा रहा है लेकिन वो आवाज नहीं दे रहा है। अब आप उस इंसान की अपने माइंड में इमेज नहीं बना सकते हैं कि हाँ वो मेरा दोस्त कोई मोहन तो नहीं है, वो कहीं कुत्ता तो नहीं, वो बिल्ली तो नहीं, वो सीता तो नहीं है। समझ में आ रहा है? आप उसकी इमेज नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे के उस पार है और वो दरवाजे को नॉक कर रहा है। ठीक है, आपने उसकी वॉइस को नहीं सुना, इसलिए आप उसकी इमेज नहीं बना पा रहे। तो जिस चीज की इमेज नहीं बना पाते हैं तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जिस चीज की हम इमेज अपने माइंड में नहीं बना पाते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? कोई ना कोई तो है जो दरवाजे पे खड़ा है। तो कोई ना कोई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? कोई ना कोई को इंग्लिश में बोलेंगे समवन। क्या बोलेंगे? समवन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला समवन इज। ठीक है, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो हम चलिए यहाँ पे स्टैंडिंग को नहीं लिखते, हम यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे इसी वर्ड को ले आते हैं। समवन इज गुड, कोई ना कोई तो अच्छा है, कोई ना कोई अच्छा है। अब हमने यहाँ पे एक और वर्ड ले लिया, हमने यहाँ पे लिख दिया व्हाट, और फिर ये लिख दिया इज, और फिर यहाँ पे बोल दिया गुड। व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। तो क्या आप इसको, इसका कोई इमेज बना सकते हैं? व्हाट का कोई इमेज बनता है क्या? नहीं बनता है। आप हु बोलिए, हु इज गुड, कौन अच्छा है, लेकिन कौन अच्छा है, कौन का इमेज बन सकता है? नहीं बन सकता है। जिस चीज की इमेज नहीं बनेगी उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब एक और चीज चाहिए, एक और चीज क्या चाहिए? एक और चीज चाहिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाउन, नाउन एक्विवेलेंट, नाउन एक्विवेलेंट। ठीक है, नाउन एक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। अब ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? नाउन तो समझ में आ गया कि जो चीज देख सकते हैं वो नाउन होता है, जो चीज नहीं देख सकते हैं वो प्रोनाउन होता है। और नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नाउन इक्विवेलेंट बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट जो होता है वो नाउन तो होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। नाउन इक्विवेलेंट नाउन नहीं होता है, वो नाउन के समान सिर्फ काम करता है। तो कैसे समझेंगे कि ये नाउन के समान काम करता है? तो चलिए इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ से समझते हैं क्योंकि इधर जगह कम बच रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। वो नाउन नहीं होता है, नाउन के समान काम करता है, और इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो आप लोगों ने बहुत सुना है, ठीक है, जिसका नाम होता है जेरंड। ठीक है, सबसे पहले क्या नाम होता है इसका? एक का नाम होता है जेरंड। अब जेरंड का फॉर्मूला क्या होता है? जेरंड का फॉर्मूला होता है V1 प्लस ING, यानी कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में V4 बोल सकते हैं, वो आपका चौथा रूप। अब मैंने जो आपको बोला कि भाई ये नाउन होता नहीं है, ये सिर्फ नाउन के समान काम करता है। तो कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना। टहलना एक काम है, यानी कि वो एक वर्ब है। लेकिन अब यही वर्ब यानी कि यही वॉक अब नाउन की तरह अगर काम करना शुरू कर देगा तो फिर ये नाउन
है तो नहीं, लेकिन नाउन के समान काम कर रहा है। तो ये नाउन के समान जब काम करना शुरू कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट में कौन सा पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा जेरेंट। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पे इसमें आईएनजी लगा देंगे। वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, हमको यहाँ पे समझ में आ गया। और हाँ, अब इसकी पहचान भी हो गई कि वॉकिंग इज गुड। तो ये सेंटेंस कौन सा है भाई, ये सेंटेंस है आपका जेरेंट का। अब ये क्या है, नाउन है कि नहीं। अब देखिए ये वॉकिंग ने अपने बाद में क्या लिया, एक वर्ब लिया। तो जो वर्ड वर्ब लेता है वो वर्ड क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। मैंने आपको सिखाया था, यहीं पे सिखाया था कि जो वर्ड अपने बाद एक वर्ब लेगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा नाउन होगा। तो भाई ये नाउन तो नहीं है, ये जो जेरेंट है ये नाउन नहीं है, लेकिन नाउन के समान जब काम कर रहा है तो ये नाउन ही कहलाएगा ना इस समय। तो समझ में आ रहा है बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका दूसरा पार्ट भी आता है, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट के दो भाग होते हैं ना, तो इसका दूसरा भाग भी हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम यहाँ पे इसका दूसरा भाग लिख लेते हैं। हम इसको यहाँ से इसीलिए कैसे बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा भाग इसका लिखेंगे जिसका नाम आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सुना होगा, इन्फिनिटिव्स। ठीक है, इन्फिनिटिव्स। अब ये इन्फिनिटिव्स का क्या फॉर्मूला है जी, इन्फिनिटिव का फॉर्मूला कुछ नहीं है, इन्फिनिटिव का फॉर्मूला है 2 + V1। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला ना वॉक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉक। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया वॉक। ये वॉक क्या है, ये एक वर्ब है। ठीक है, अब इस वर्ब से पहले, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टू वॉक हो गया। तो अब ये क्या है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये वर्ब नहीं है। टू वॉक इज गुड। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू वॉक इज गुड। अब यहाँ पे देखिए ये इज है, तो इज इस वर्ड के बाद है, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नाउन। अब नाउन में भी कौन सा नाउन, इन्फिनिटिव कहलाएगा। यानी कि ये टॉपिक जो है ये किसका है, ये आपका इन्फिनिटिव्स का, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट का है। देखिए कितना ज्यादा फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब मैं आपसे बोलूँगा कि ये आई क्या है, ये एक सब्जेक्ट है सर। ये वॉन्ट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक वर्ब है सर। और ये टू गो क्या है सर, तो ये भी तो वर्ब है सर। ये भी क्या है, ये भी एक वर्ब है। तो क्या एक सेंटेंस में दो वर्ब रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वर्ब नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि 2 + V1 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। तो ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये इन्फिनिटिव्स है, ये इन्फिनिटिव्स है। ठीक है, ये इन्फिनिटिव्स है। ठीक है, अब इन्फिनिटिव्स में क्या हो गया, ये नाउन हो गया। समझ में आ रहा है, इन्फिनिटिव्स हो गया, यानी कि ये नाउन इक्विवेलेंट हो गया। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो जो भी नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है, जो भी नाउन होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट टू गो, टू गो का क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही तो है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये क्या, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये बन सकता है, क्योंकि जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है वही ऑब्जेक्ट भी होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो जो चीज हम देख सकते हैं वो नाउन होता है, और नाउन होने सब्जेक्ट होने के लिए नाउन भी चाहिए, और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है शायद। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए और ऑब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन चाहिए। तो जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, प्रोनाउन हमको समझ में आया, जिसकी इमेज हम नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए। और नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, जो नाउन के समान काम करता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला जेरेंट होता है, जेरेंट की पहचान होती है V4 से, यानी कि वॉक + ING, यानी कि V1 + ING, वॉकिंग इज गुड। ये एक यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिख दिया, वो चीज़। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर इसका दूसरा भाग आता है इन्फिनिटिव्स का। तो टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड, तो ये किसका सेंटेंस है, ये इन्फिनिटिव का सेंटेंस है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट के दो भाग होते हैं, जेरेंट और इन्फिनिटिव्स। तो यहाँ से हमको एक सबसे बेसिक चीज़ समझ में आ गई, किसकी, इंग्लिश की, जहाँ से हमको पता चल गया अच्छा ये नाउन होता है, अच्छा ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, अच्छा ये क्या होता है, ये जेरेंट होता है, ये क्या होता है, ये इन्फिनिटिव्स होता है। नाउन इक्विवेलेंट के यही भाग होते हैं। और ये नाउन हो या प्रोनाउन हो या जेरेंट हो या इन्फिनिटिव्स हो, इन सबको मिला के सब्जेक्ट बनता है, इन सबको मिला के ऑब्जेक्ट बनता है।
और जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रोनाउन होता है वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, और जो नाउन इक्विवेलेंट होता है वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो जेरंड हो चाहे इन्फिनेटिव हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और क्या लिखिएगा, सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, इंग्लिश इज ईजी। जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए इंग्लिश इज ईजी, इंग्लिश इज ईजी, ठीक है। और इस वीडियो को कम से कम क्या करिए 10 लोगों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि आप अगर सच में चाहते हैं ना कि भाई मैं भी इंग्लिश सीखूं और बाकी लोगों की मदद करूं, तो भाई मदद करिए, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि उनकी इंग्लिश का डर खत्म हो पाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। इसको थोड़ा सा और अब आगे लेके जाएंगे। अब जैसे हम लोगों ने नाउन को यहाँ पे पढ़ा था, अब हम नाउन को यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर प्रोनाउन को एक्सप्लोर करेंगे, नाउन इक्विवेलेंट को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हमारी इंग्लिश जो है ना बहुत ही कम समय के अंदर में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, डेवलप हो जाए, इन्हांस हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।